नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओहायो गोजाइमास, सुप्रभात। पतंजलि जापान फाउंडेशन नो आशुतोष तोमोशिमास। आज हम भारत से इस वीडियो को शूट कर रहे हैं और हमारे साथ हर्षित श्रीवास्तव, हमारे पतंजलि जापान फाउंडेशन के डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर और फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग हेड। आज हम थोड़ा पतंजलि जापान फाउंडेशन के बारे में बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। हेलो, नमस्ते एवरीवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आशुतोष जी, आपका भारत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मैं अभी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे भारत में सभी लोग पतंजलि को वेल नोन जानते हैं, काफ़ी अच्छे से जानते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पतंजलि जापान की शुरुआत कब हुई और इसका विचार आपके मन में किस प्रकार आया? पतंजलि जापान की शुरुआत कब हुई? इसका विचार हमने 2014 में प्रकृति के नाम से एक ग्रुप शुरू किया था। 16 मई 2014 जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। और एक वर्ष हमने वहाँ पर काफ़ी काम किया योग के लिए। और योगा डे किया फिर हमने 2015 में HSS के थ्रू, हिंदू स्वयंसेवक संघ, उसको पहले फाउंड किया। और योग दिवस होने के बाद हमने सोचा कि इसको आगे करना क्या है। योगा डे तो हो गया, आगे क्या है। तो ये पूरी रिपोर्ट बना के हम पतंजलि गए भारत में, हरिद्वार में। ठीक है। और हमारे माननीय डॉक्टर जयदीप आर्या जी से मिले कि आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, क्या करना है हमें आगे, हमें तो मालूम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पतंजलि योग समिति जापान को शुरू करो। ठीक है। वो शुरू करी 2016 में जनवरी, मकर संक्रांति का दिन था, 14 जनवरी। और हर साल हमने योग दिवस पे काम किया और अलग अलग इवेंट्स किए। फिर हमें 2019 में हमने सोचा कि इसको थोड़ा एक फॉर्मलाइज्ड वे होना चाहिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक कोर वैल्यूज़ होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। उस पर काम किया 1-1.5 साल। और फिर हमने 2020 में पतंजलि जापान फाउंडेशन का गठन किया। तो अब हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं 2020। हाँ, तो फिलहाल में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो हमारा पतंजलि ये जापान फाउंडेशन है, मतलब हमने इंटरनेट पे काफ़ी जगह पे देखा है कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ जी। तो उससे इसका क्या लेना देना है फिलहाल में, कि मतलब क्या हम इसमें से प्रॉफिट मतलब निकालने का प्लान आउट कर रहे हैं, या इसको हम किस तरीके से आगे ले जाने वाले हैं? इसका मॉडल ऐसे है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये नॉन रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ओके। तो हम अपनी सर्विसेज देते हैं और उसके एवज में हम कुछ रेवेन्यू लेते हैं। ठीक है। और वो रेवेन्यू यूज़ होता है हमारे स्टाफ के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, हमारी फैसिलिटीज़ के लिए और बाकी अलग अलग जगह। और जो प्रॉफिट बचता है उसमें से, उसको हम दोबारा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए लगाते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है स्वामी जी का और हमारा सेम कॉन्सेप्ट है। 100% प्रॉफिट पूरे समाज के लिए लगाना है। हाँ, मतलब हम इसमें सीधे सीधे बोल सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बट नॉन रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हाँ, रेवेन्यू तो हम लेंगे नहीं, तो जब गाड़ी में ईंधन नहीं होगा तो हम आगे कैसे जाएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन रेवेन्यू हमारा गोल नहीं है। हाँ, वो एक वे है, वो हमें चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर पहुँचे। तो अभी मैं आपसे नेक्स्ट ये जानना चाहता हूँ कि अभी हमारे पतंजलि जापान फाउंडेशंस के कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, जिनके ऊपर हम अभी तक स्टैंड करे हुए हैं या हम आगे जाने वाले हैं उसके साथ में, वो हमारे कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं? कोर प्रिंसिपल्स ये भी हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के द्वारा ही दिए गए हैं। हमारा माइंडसेट चलता है 3 बातों पर, जो स्वामी जी हमेशा बोलते हैं। एक तो संकल्प जो है वो विकल्प रहित हो, तो विकल्प रहित संकल्प। ओके। तो हमने जो संकल्प ले लिया है उसके ऊपर फिर हमें डगमगाना नहीं है कि अरे ये करेंगे नहीं करेंगे, बस ले लिया संकल्प तो उस पर करना है, उसका कोई विकल्प नहीं है। दूसरा है अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बैठे बैठे कुछ भी चीज़ मिल जाएगी, तो करना पड़ेगा। तो अखंड और पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि उसकी पराकाष्ठा हो जाए, पूरी अखंड होना चाहिए और प्रचंड होना चाहिए। और तीसरा है हमारा अभी नहीं तो कभी नहीं। जापान में भी एक कहावत चलती थी थोड़े दिन पहले, इमा देशो, अभी। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, ये 3 हमारा माइंडसेट है। और हमारी जो प्रिंसिपल्स फॉर एक्सेलेंस है, उसको हमने जापान और भारत दोनों के कल्चरल वैल्यूज़ को लेकर हमने बनाए हैं। इसके अंदर 6 प्रिंसिपल्स हैं हमारे। एक तो है सेवा भाव,
तो जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहता है उनको ये चीज़ें तो करनी ही है बेसिकली। सेवा भाव होना चाहिए। हाँ। सेवा जापानी में और हिंदी में एक ही मतलब है। ठीक है, सेवा भाव होना चाहिए। दूसरा है हमारा ओमोतेनाशी। हाँ। ये जापानी कॉन्सेप्ट है ओमोतेनाशी, जिसके अंदर होता है हॉस्पिटैलिटी, बल्कि हॉस्पिटैलिटी से अधिक है ये। हाँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं अरे वॉशरूम कहाँ पर है, तो एक तो तरीका है कि हाँ वहाँ पर है। हाँ। दूसरा तरीका है आप उसके साथ जाओगे कि अच्छा यहाँ ये वॉशरूम है, तो हाँ। यह ओमोतेनाशी। और तीसरा है शोकुनिन स्पिरिट। शोकुनिन स्पिरिट होता है, ये भी जापानी कल्चर है। हाँ। कि एक ही चीज़ को बार बार उसके अंदर कमी निकालते और उसको और इम्प्रूव करते करते एक काइजेन कल्चर बन जाता है। काइजेन तो काफ़ी फेमस भी है टोयोटा में। तो इस शोकुनिन स्पिरिट जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। क्राफ्ट्समैन स्पिरिट इसको बोलते हैं। फिर तीसरा, ये 3 हो गए। चौथा हमारा है, ये हमारे योग के प्रिंसिपल से ही लिया है। हाँ। एक तो तप, कि तप में ये है कि द्वंद्वों को सहन करना। हाँ। क्योंकि हम कहते हैं कि अरे हो जाएगा, लेकिन जब शुरू करते तो प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम तो आएगी ही। उन प्रॉब्लम को कैसे हमें ओवरकम करना है, हाँ। वो है तप। जैसे अभी हमारी 600 से अधिक क्लासेस हुई हैं डेली। हाँ। एक दिन भी छुट्टी नहीं हुई है, एक दिन भी हम डिले नहीं हुए। हमने कभी भी डिले नहीं किया है। डिले नहीं किया, एक मिनट भी डिले नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि सब चीज़ें स्मूथ चल रही है। हमारे पास प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम उसको ओवरकम करते हैं, वो तप है। फिर हमारा है संतोष। संतोष बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं कि हमें रिजल्ट नहीं मिला है तो हम परेशान हो जाएं। ये होता है नॉर्मली। जैसे हमारे एक सेंसे हैं, वो कहते हैं हमारा जापानी का क्लियर नहीं हुआ। कोई नहीं, अगली बार हो जाएगा। तो संतोष में रहो। रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है सही में, बट कर्म हमारे हाथ में। कर्म हमारे हाथ में, तो करो उसको, क्या दिक्कत है। अभी नहीं है तो दोबारा हो जाएगा, क्या है। और फिर उसके बाद हमारा आखिरी आता है स्वाध्याय। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। उसके अंदर हमारा सुअध्ययन है और स्व अध्ययन है। अपना भी अध्ययन करो, और जो कि बढ़िया जो हमारी टेक्स्ट हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, जो बढ़िया ज्ञानवर्धक जो हमारी किताबें हैं, इन सबका हमारे महापुरुष हैं, उनकी कहानी, उनकी जीवनी और हमारे जितने भी ये सब नॉलेजेबल कंटेंट्स है, उसको अध्ययन करना, ये स्वाध्याय के अंदर आते हैं। 6 प्रिंसिपल्स हैं हमारे, इसके ऊपर हम काम करते हैं। सो आई हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। तो हमारे पतंजलि जापान फाउंडेशन में हमारी कोर वैल्यूज़ क्या हैं, जिनके बेसिस पे हम अपना फ्यूचर डिफाइन कर रहे हैं आज के टाइम में? हाँ, कोर वैल्यूज़, जैसे कोर वैल्यूज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। क्योंकि हमारी जो टीम है बहुत डाइवर्स है। अब सभी अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग भाषाएं से हैं, अलग अलग प्रांत से हैं। केवल भारत ही नहीं है, जापान भी है। हाँ। फिर यूएस भी है, हमारा पूरा वेस्ट वाला अपना यूनाइटेड अपना यूरोप है। हाँ। जापान तो है ही, कोरिया वाले लोग भी हैं हमारे पास, रशिया की भी टीचर है हमारे पास कुछ तो। हाँ। तो सबकी कल्चरल वैल्यूज़ अलग हैं, उसके लिए हमें संगठन को साथ में रखने के लिए कोर वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी है। हाँ। जो हमारी 3 है मेन कोर वैल्यूज़। एक तो है इंटीग्रिटी, दूसरी है इंसाइट, तीसरी है ट्रांसपेरेंसी। इंटीग्रिटी के अंदर 2 चीज़ आती है, एक तो ऑनेस्टी और एक ओनरशिप। क्योंकि जब हम ऑनेस्ट होंगे तो ही हम ओनरशिप हम ले सकते हैं। हमें पता होगा कि हमें करना क्या है, हम ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। हाँ। और जब ओनरशिप होगी तो हम एक कॉन्फिडेंट रहते हैं। और जब ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपसी का, तो एक म्यूचुअल ट्रस्ट एक बनता है। एक वो म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। हाँ। इसको मैं इस तरीके से बोलता हूँ कि एक इंटीग्रिटी होती है कि हम ना तो किसी के आगे आंख उठा के बात करेंगे, ना आंख झुका के बात करेंगे, लेकिन आंख मिला के बात करेंगे। तो ये इंटीग्रिटी हमारी टीम में होनी चाहिए। हाँ। दूसरी है हमारी इंसाइट। ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरे के जो दूसरा सोच रहा है, दूसरे के पोजीशन पे अपने आप को रख के सोचें। तो उसके अंदर ये है कि एक तो हम्बलनेस हो हमारी, एक एम्पैथी हो। हाँ। कई बार होता है कि दूसरा बंदा काम नहीं कर पा रहा है, तो हमें सोचना चाहिए कि वो क्यों नहीं कर पा रहा है। कई बार गुस्सा भी होते हैं, वो तो होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम भगवान बन गए। वो तो होता है, वो तो ह्यूमन नेचर है। लेकिन एक कई बार सोचना पड़ता है कि नहीं, वो शायद उसकी कंडीशन उस तरह की होगी, तो ये हो सकता है। हाँ। तो एक एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। उससे फिर हमारे अंदर हम्बलनेस भी आती है। हम्बल और मॉडेस्ट माइंड जो है वो स्टेबल और काम रहता है हमेशा। ओके। तो उससे क्या है, हमारे गुड रिलेशन बनते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, बाहर भी, अपने फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, सब जगह। और तीसरा है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी से क्लैरिटी आती है कि वाकई में ये काम कर भी पाऊंगा कि नहीं। और ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी तो बहुत ज़रूरी है।
तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, उससे हमारी एक गुड रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप हाँ। बनता है। तो इंटीग्रिटी, इंसाइट और तीसरा क्या है? ट्रांसपेरेंसी। IIT, ये हमारी कोर वैल्यूज़ हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। हाँ। तो मेरा ना आपसे भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हमारे पतंजलि जापान फाउंडेशंस में विज़न क्या है और हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि हर फाउंडेशन का या हर कंपनी का अपना एक प्रॉपर विज़न होता है, उसकी एक पर्टिकुलर पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं। तो हमारे पतंजलि जापान फाउंडेशन में पॉलिसीज़ क्या हैं? पॉलिसीज़ या विज़न में? पॉलिसीज़ पहले आप विज़न बताइए, विज़न और पॉलिसीज़ क्या क्या हैं? ठीक है, तो विज़न है हमारा जीवन शैली की उन्नति। सिंपल 3 शब्दों का विज़न है। हाँ। और जापानी में इसको बोलते हैं योरी योई इकिगाता, और अ बेटर लाइफस्टाइल। हाँ। ये हमारा विजन स्टेटमेंट है। इसके लिए ही हम काम करते हैं, हम किसी परफेक्शनिस्ट वाली काम पे नहीं कर रहे। हाँ। डेली चीज़ें जो है वो थोड़ी और बेटर कैसे होती रहें, कोई भी काम करें डेली बेटर और बेटर और बेटर, वो शोकुनिन स्पिरिट से भी कंबाइन भी हो जाता है। हाँ। वो कैसे करें, वो हमारा विजन है। हाँ। और मिशन हमारा ये है कि भारत के वास्तविक योग को हम के प्रचार और प्रसार के माध्यम से जापान और पूरे विश्व के सभी लोगों को, एक तो फिजिकल, शारीरिक, फिर मानसिक और फिर आध्यात्मिक। ठीक है। आध्यात्मिक बहुत ज़रूरी है ये। अभी इसकी डेफिनेशन कहीं है नहीं, लेकिन हमारे पास ही है भारत में। तो उस बेस पे सभी को हेल्दी रखना, स्वस्थ रखना, ये हमारा मिशन है पूरे जापान में। तो इसको मैं एज ए KPI कई बार बोलता हूँ कि 0 स्ट्रेस, 0 डिप्रेशन और 0 सुइसाइड जापानीज सोसाइटी बनाना। ये हमारा एक हमेशा बोलते हैं हम, ये करना है विद द पावर ऑफ डेली योग। और दूसरा क्या था आपका प्रश्न? और मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये था कि हमारे पतंजलि जापान फाउंडेशन की पॉलिसीज़ क्या क्या हैं? पॉलिसीज़, अच्छा। इसके लिए तो मैं अंग्रेज़ों का धन्यवाद करूँगा। उन्होंने हमारी पॉलिसी बनाने में बहुत सहायता करी है। अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, और हमारी पॉलिसी है यूनाइट एंड ग्रो। सिंपल पॉलिसी है। सभी के अंदर कुछ ना कुछ ताकत है, सभी के अंदर। आपके अंदर कुछ ताकत है, मेरे अंदर कुछ ताकत है, मेरे अंदर कुछ कमी है, आपके अंदर कुछ कमी है। आपकी कमी को मैं कैसे दूर करूं, और मेरी कमी को आप कैसे दूर करूं। और जब ये हमारी जो स्ट्रेंथ मिलती है ना, और एक दूसरे की कमी को जब हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसको पूरा करते हैं, तो हमारा संगठन बड़ा मजबूत होता है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारी पूरी टीम इस पे काम करती है। कि इसको ये प्रॉब्लम है तो चलो मैं कर देता हूँ या कर देती हूँ, इसको ये है तो मैं कर देता हूँ, कर देती हूँ। तो ये यूनाइट एंड ग्रो। तो अंग्रेज़ों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिवाइड एंड रूल किया भारत को। लेकिन हम इस यूनाइट एंड ग्रो के माध्यम से पूरे जापान को संगठित करेंगे, पूरे भारत को करेंगे, और भारत और जापान को आपस में भी हम संगठित करेंगे। तो हमारी पॉलिसी यूनाइट एंड ग्रो के काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो मेरा भी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये, जैसे भारत में जिस तरीके से पतंजलि को देखा जाता है कि जैसे पतंजलि वाले योग करा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं और काफ़ी तरीके की एक्टिविटी करते हैं, इस तरीके से हम लोग पतंजलि जापान फाउंडेशन को जापान में किस तरीके से देखते हैं, या वहाँ के लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से जानते हैं वहाँ पर? पतंजलि जापान का ये है कि एक तो पतंजलि भारत को जापान में इतने लोग नहीं जानते। ये एक बड़ा अजीब है, मुझे मालूम नहीं है क्या है। और लेकिन हम वहाँ की ब्रांड एक बना रहे हैं, और हमारी ब्रांड है, इमेज जो है वो है नॉलेज। क्योंकि जितनी भी उन्नति हुई है पूरे विश्व भर में, जितनी भी संस्कृति हैं, सब प्रगति हुई है, सब नॉलेज बेस्ड हुई है। नॉलेज नहीं है तो हम फिर आगे नहीं कर सकते, चाहे रिसर्च भी है, चाहे एकेडमिक्स है, कुछ भी है। तो नॉलेज हमारा ब्रांड है, और उस नॉलेज को, एक तो एंशिएंट नॉलेज को हमें प्रिजर्व करना है, और उसको डेली रूटीन में लेकर आना है। तो उसको संग्रहालय में सजो के नहीं रखना है कि ये किताब में लिख दिया, उसको बस पूछ रहे हैं हम, ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, पूछना तो अलग चीज़ है, एक एज रिस्पेक्ट पूछना है, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा है उसको जीवन में उतारना है, और आज के परिवेश में उसको किस प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है। क्योंकि हज़ारों वर्ष पहले जो चीज़ें हैं वो अभी यूज़ नहीं हो सकती। अभी आज के डेट में उसको कैसे यूज़ करना है, उस पर हमें काम करना है। तो नॉलेज हमारा एक ब्रांड इमेज, नॉलेज। तो ये, और हमारे देश का नाम भारत, वो तो अपने आप ही लैंड ऑफ नॉलेज है। तो भारत के नॉलेज को जापान में पूरा लेके जाना है, आज की समाज के हिसाब से उसको कस्टमाइज करके। ये हमारा ब्रांड इमेज। जी बिल्कुल।